मेरी और मेरी बहन की एक साथ दो सिस्टम अवेकन हुए। एक था क्लियर सिस्टम जो स्टैमिना खर्च करके कुछ भी मिटा सकता था, और दूसरा था होड सिस्टम जिसमें एक स्पेस था। एक बड़े भाई के तौर पर अपनी कमजोर बहन के फिक्र करते हुए मैंने क्लियर सिस्टम चुना जो शरीर को थका देता था, और उसने होड सिस्टम चुना। किसे पता था कि एक हफ्ते बाद अपोक्लिप्स आ जाएगा। भयानक ठंड और ज़ॉम्बी लहरों के बीच मैंने अपनी क्लियर सिस्टम के दम पर पागलों की तरह ज़ॉम्बियों को मारा और जल्द ही शहर का हीरो बन गया, जबकि मेरी बहन सिर्फ एक वेयर हाउस मैनेजर बनकर रह गई। एक ज़ॉम्बी हमले के दौरान जब मैं बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और मुझे जान बचाने के लिए सप्लाइज की जरूरत थी, तब मैंने देखा कि मेरी बहन ने सेफ हाउस को अंदर से लॉक कर दिया था। उसने बड़ी बेरहमी से मुझे देखते हुए कहा, तुम ही क्यों हीरो बनो और मैं सिर्फ एक वेयर हाउस मैनेजर बनकर क्यों ना हूं। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मेरी बहन ने झपट कर क्लियर सिस्टम चुन लिया। मैं समझ गया कि वो भी रीबॉर्न हुई है। मुझे हंसी आ गई क्योंकि उसे क्लियर सिस्टम की कीमत का अंदाजा ही नहीं था। इसे इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा स्टैमिना खर्च होता है। मुझ जैसे तगड़े शरीर वाले इंसान को भी इसे इस्तेमाल करने के बाद ऐसी कमजोरी महसूस होती थी जैसे कोई बड़ी बीमारी हो गई हो। और उसके जैसी नाजुक लड़की जो एक पानी की बोतल का ढक्कन तक नहीं खोल सकती, इसे एक बार इस्तेमाल करके शायद 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाएगी। आंखें खुलते ही मैंने अपनी बहन को कहते सुना, भाई वो लाल वाला मुझे चाहिए। एक बच्चे की तरह जिसे अपना खिलौना छिन जाने का डर हो, उसने तेजी से अपना हाथ दाई ओर के क्लियर सिस्टम की तरफ बढ़ाया। जैसा ही उसकी उंगलियों ने लाल आइकन को छुआ, उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी खुशी छा गई। इस जिंदगी में दुनिया का हीरो बनने की बारी मेरी है। फिर उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में घमंड और नफरत साफ झलक रही थी। बेवकूफ भाई, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि सबसे ताकतवर एबिलिटी मैंने ले ली है। इस जिंदगी में अब तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे। मैं आराम से उस छोड़े हुए होड सिस्टम की तरफ बढ़ा। जिंगचिंग, क्या तुम पक्का वही चुनना चाहती हो? वो थोड़ा कॉम्बैट टाइप का लग रहा है, बहुत मेहनत लगेगी। सिस्टम पाकर जिंगचिंग का घमंड 7वें आसमान पर था। उसने अपने बाल झटके और समझदार बनने का नाटक करते हुए कहा, भाई मैंने सोच लिया है। बचपन से लेकर आज तक तुमने मेरी हिफाजत की है। इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये मारकाट और खून खराबे वाला गंदा काम मैं कर लूंगी। वो सुनहरा वाला शायद कोई स्टोरेज स्पेस है। तुम्हारे जैसे ध्यान रखने वाले इंसान के लिए वही ठीक रहेगा। तुम बस पीछे रहकर सप्लाई संभालना। मुझे प्रोटेक्ट करेगी? मैंने मन ही मन एक ठंडी मुस्कान दी। असल में तुम मुझे अपना टूर बनाना चाहती हो, ताकि जैसे पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हारी रक्षा की वैसे ही तुम मेरा सारा फायदा उठा सको। मैंने उसे नजरअंदाज किया और अपनी उंगली से सामने चमकते सुनहरे निशान को छुआ। पल भर में एक गर्म सुनहरी रोशनी ने मुझे घेर लिया। सिस्टम बाइंड सक्सेसफुल। होस्ट जिंग बुफान, एबिलिटी इन्फिनिट होड सिस्टम लेवल 1। अपोक्लिप्स शुरू होने में 167 घंटे 59 मिनट बाकी हैं। उसी वक्त जिंगचिंग भी अपना सिस्टम बाइंड कर चुकी थी। वो बहुत एक्साइटेड थी। उसने हवा में अपना हाथ घुमाया और टेबल पर रखा क्रिस्टल का एस्ट्रे पलक झपकते ही गायब हो गया। जिंगचिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी छाती पकड़ी और जोर से सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी। ये सच है, मुझे वो ताकत मिल गई है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पहले वाला प्यार और भरोसा नहीं था, बल्कि साफ घमंड झलक रहा था। भाई मैं थोड़ी थक गई हूँ, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। और हाँ, मॉम डैड का छोड़ा हुआ वो बैंक कार्ड भी मुझे दे दो। मुझे बाहर जाकर कुछ चीजें खरीदनी है। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी नौकर को हुक्म दे रही हो। मैंने अपनी सगी बहन को घूर रहा था, वही बहन जिसने पिछली जिंदगी में मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया था। मैंने धीरे से सिर्फ एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। कमरे में सन्नाटा छा गया। जिंगकिंग के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने उसकी हर जिद पूरी की थी। भाई तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम अभी भी मुझसे उस लाल सिस्टम को छीनने के लिए नाराज हो? लेकिन मैंने तो ये तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही किया है ना। मैंने कहा, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैं अपनी जगह से उठा और ऊपर से जिंगकिंग को घूरते हुए बोला, और हाँ, ये मेरा घर है, प्रॉपर्टी पेपर्स पर मेरा नाम लिखा है। मैं तुम्हें 10 मिनट का वक्त देता हूं, अपना सामान पैक करो और यहां से दफा हो जाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? जिंगकिंग अब अपना नाटक और नहीं कर पाई। ये मॉम डैड का घर है, तुम मुझे कैसे निकाल सकते हो? और भूलना मत, अब मेरे पास सबसे ताकतवर एबिलिटी है। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? अपोकलिप्स बस आने ही वाला है और सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। अगर तुम अभी मुझसे पंगा लोगे तो बाद में जब मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। उसे खुद पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। उसे लगा कि मैं पिछली जिंदगी की तरह उसके तलवे चाटूंगा। मैं मुस्कुराते हुए धीरे धीरे जिंगकिंग की तरफ बढ़ा और उसे पीछे धकेलते हुए दीवार से लगा दिया। सबसे ताकतवर एबिलिटी? मैंने पूरी ताकत से उसके कान के पास दीवार पर एक मुक्का मारा। एक जोरदार आवाज के साथ जिंगकिंग डर के मारे चीख पड़ी और अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। तुम्हारी ये बकवास एबिलिटी सिर्फ तुम्हारे इन फटे पुराने कपड़ों को गायब कर सकती है। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी एबिलिटी सिर्फ चीजों को क्लियर कर सकती है, वो खाना पैदा नहीं कर सकती। 7 दिन बाद टेम्परेचर -60 डिग्री हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास खाने और पहनने को कुछ नहीं होगा तो चाहे तुम पूरी बिल्डिंग को गायब कर दो, तुम ठंड और भूख से तड़प तड़प कर मरोगी। जिंगकिंग का पूरा शरीर कांप उठा। उसने सच में इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसने तुरंत अपनी गर्दन अकड़ाकर चिल्लाते हुए कहा, तो क्या हुआ? मैं दूसरों से छीन लूंगी। जो मुझे सप्लाईज नहीं देगा मैं उसे ही गायब कर दूंगी। और तुम अपने इस बेकार से वेयरहाउस को लेकर क्या करोगे? उस वक्त भी तुम्हें मेरी ही मदद लेनी पड़ेगी, है ना? मैंने कहा, तो फिर बेस्ट ऑफ लक। मुझे उसके साथ और बकवास नहीं करनी थी। मैं दरवाजे की तरफ गया और उसे खोल दिया। अब तुरंत यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। भूलना मत, अभी भी दुनिया में कानून जिंदा है। अगर तुम मेरे घर में जबरदस्ती घुसी रही तो मैं पुलिस को कॉल कर सकता हूं। जिंगकिंग ने मेरी सख्त पीठ को घूर कर देखा। उसकी आंखों से नफरत छलक रही थी। बहुत खूब, अगर तुम इतने ही पत्थर दिल हो तो मुझे भी मत कोसना। जब अपोकलिप्स आएगा तब मैं भी देखूंगी कि तुम अपने उस कूड़े के ढेर के साथ मेरे सामने कैसे भीख मांगते हो। जिंग बुफान, बाद में पछताना मत। जिंगकिंग दौड़कर कमरे में गई। गुस्से में अपने सूटकेस में कुछ कपड़े और गहने ठूसे और अपना सूटकेस घसीटते हुए तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गई। जाने से पहले उसने मुझे एक जहरीली नजर से देखा। इस जिंदगी में मैं तुम्हें कुत्ते की तरह अपने सामने मरते हुए देखूंगी। दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैं दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया और मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। पहला स्टेप पूरा हुआ। इस आस्तीन के सांप से छुटकारा पाकर अब मैं खुलकर अपनी तैयारी कर सकता हूं। मैंने अपना फोन निकाला और टाइम देखा। 15 जनवरी 2026 सुबह के 10 बजे। अपोकलिप्स आने में अभी पूरे 7 दिन बाकी थे।
मैंने अपने 8 मिलियन वाले घर को इंटरनेट पर बेचने के लिए डाल दिया। 20% डिस्काउंट पर इसे तुरंत बेचने और अपने पेरेंट्स की विरासत को मिलाकर मेरे पास करीब 11 मिलियन हो गए। एक ऐसा डूम्सडे बंकर बनाने के लिए जो -70 डिग्री की ठंड और ज़ोंबी की लहरों को झेल सके, और एक इंसान की कई पीढ़ियों तक चलने वाली सप्लाईज जमा करने के लिए ये पैसा ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था। इसके बाद मैंने बैंक को कॉल किया और अपनी कंपनी के शेयर्स और अपना घर सब गिरवी रख दिया। मैंने कुछ प्राइवेट लोन वालों को भी कॉल किया और फिर सारे ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म्स और क्रेडिट कार्ड्स को पूरी तरह खाली कर दिया। मैं एक पागल जुआरी की तरह बन चुका था। बस एक ही दोपहर में मेरे पास मौजूद कैश 16 मिलियन तक पहुंच गया। बैंक कार्ड में वो चक्कर में डाल देने वाला अमाउंट देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि मेरे दिमाग में बस एक ही अर्जेंसी थी। पैसे सिर्फ कागज के टुकड़े हैं जब तक कि उन्हें सप्लाईज में न बदल दिया जाए। मैं अपनी वो एसयूवी चलाते हुए सीधा शहर के बाहरी इलाके की तरफ निकल पड़ा, जिसे मैं अभी तक बेच नहीं पाया था। मेरा टारगेट एकदम क्लियर था, शहर के पश्चिमी छोर पर मौजूद अबैंडन्ड कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स पार्क। वो कभी पूरे शहर का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज बेस हुआ करता था, लेकिन उसका मालिक सारा पैसा लेकर भाग गया और वो जगह वीरान हो गई। वो जगह शहर से दूर है, चारों तरफ खुला मैदान है और वहां डिफेंड करना आसान है। पिछली जिंदगी में उस जगह पर एक काले धंधे वाले गैंग ने कब्जा कर लिया था और बाद में वो सबसे बड़े सर्वाइवर बेस में बदल गया था। लेकिन इस जिंदगी में वो जगह मेरी है। मैंने उस जगह की रखवाली करने वाले एक बूढ़े आदमी को ढूंढा और सीधे उसके सामने 20,000 कैश फेंक दिया। मैंने उससे कहा कि मैं इसे 15 दिनों के लिए एक हॉरर एस्केप रूम के सेटअप के लिए किराए पर लेना चाहता हूं और मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, बस चाबियां चाहिए। लाल नोटों की उस मोटी गड्डी को देखकर बूढ़े आदमी की बत्तीसी बाहर आ गई और उसने बिना कुछ सोचे चाबियां मेरे हवाले कर दी। चाबियां मिलते ही मैंने सबसे पहले मेन गेट को अंदर से लॉक किया और उस विशाल अंडरग्राउंड कोल्ड स्टोरेज में दाखिल हुआ। हालांकि ये 2 साल से वीरान पड़ा था, लेकिन जमीन से 10 मीटर नीचे होने की वजह से यहां काफी ठंड और नमी थी। इसका एरिया लगभग 3000 स्क्वायर मीटर था और ऊंचाई 8 मीटर थी। मैंने अपने मन में कहा, सिस्टम, इस स्पेस को स्कैन करो। स्कैन कंप्लीट। एक सेमी क्लोज्ड अंडरग्राउंड स्पेस मिला है जो सेफ हाउस मॉडिफिकेशन के लिए परफेक्ट है। क्या आप स्पेस एंकर एक्टिवेट करना चाहते हैं? एंकर करने के बाद ये जगह रियलिटी और सिस्टम स्पेस के बीच एक ट्रांसफर स्टेशन बन जाएगी। आप कभी भी अपने दिमाग की ताकत से बाहरी सप्लाईज को सीधा यहां भेज सकते हैं या सिस्टम स्पेस की सप्लाईज को यहां निकाल सकते हैं। मैंने एंकर एक्टिवेट किया, अब जगह मिल गई थी। अगला काम था इसे भरना। मैं सीधे अपनी गाड़ी लेकर शहर के सबसे बड़े होलसेल मार्केट में गया और पागलों की तरह सप्लाईज खरीदना शुरू कर दिया। मेरी इस पागलपन भरी खरीदारी ने पूरे होलसेल मार्केट में तहलका मचा दिया। एक अनजान नौजवान जो होलसेल के रेट पर होलसेल माल उठा रहा था, उसने मार्केट मैनेजमेंट का ध्यान भी खींच लिया। लेकिन मैं पहले से ही एक कहानी तैयार करके आया था। मैंने उनसे कहा कि ये दूर पहाड़ों में मौजूद कुछ बड़ी खदानों के लिए साल भर का राशन है और पहाड़ जल्दी ही बर्फ से ढकने वाले हैं, इसलिए मुझे ये सब कुछ ही दिनों में चाहिए। आज के पैसे वाले जमाने में अगर तुम्हारे पास पैसा है तो चाहे तुम्हारा बहाना कितना भी बेतुका क्यों ना हो, लोग खुद ही उसे सच मान लेते हैं। रात होते ही भारी भरकम ट्रकों का पहला काफिला सप्लाईज लेकर पश्चिमी छोर के उस वीरान कारखाने में दाखिल हुआ। जब सारे मजदूर अपना काम खत्म करके चले गए तो मैंने लोहे का दरवाजा फिर से लॉक कर दिया। वो विशाल कोल्ड स्टोरेज अब सप्लाईज के छोटे छोटे पहाड़ों से भर चुका था। मैं 5 मीटर ऊंचे चावलों के पहाड़ के सामने गया। मैंने अपना हाथ उठाया, अपनी हथेली सबसे नीचे वाली चावल की बोरी पर रखी और कहा, स्टोर। अगले ही पल मेरे सामने मौजूद वो 50 टन चावल पलक झपकते ही गायब हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपना पूरा फोकस सिस्टम स्पेस में लगाया। मैंने देखा कि उस अंतहीन सफेद स्पेस में वो 50 टन चावल हवा में चुपचाप तैर रहा था, बिल्कुल उसी शेप में जैसे वो जमीन पर रखा था। यहाँ वक्त रुक जाता है, अगर 100 साल भी गुजर जाएं तब भी ये चावल पकाने पर बिल्कुल फ्रेश रहेगा। मुझे अपने अंदर से एक गहरी खुशी महसूस हुई। हर चीज को अपने कब्जे में रखने और सब कुछ कंट्रोल करने का यह एहसास वाकई नशा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। -60 डिग्री की भयानक ठंड में अगर कोई हीट सोर्स नहीं होगा तो ये सारा खाना जमकर पत्थर बन जाएगा। मैंने अपने एक दोस्त के जरिए 10,000 टन स्मोकलेस डीजल, सोलर पैनल्स और जनरेटर्स खरीदे। अभी 7 दिन बाकी थे। मुझे इस कोल्ड स्टोरेज में सिर्फ 10 पीढ़ियों तक चलने वाला खाना ही नहीं भरना था, बल्कि मुझे इसे एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर बंकर बनाना था जिसे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब भी ना तोड़ पाए। उसी वक्त मेरे फोन पर एक मैसेज आया। भेजने वाली जिंगचिंग थी और मैसेज में एक फोटो थी। फोटो में वो और उसका बॉयफ्रेंड चेन शू एक महंगे फ्रेंच रेस्टोरेंट में बैठे थे। मैसेज में लिखा था, बेचारा भाई, घर से निकाले जाने के बाद क्या अब तुम सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हो? मैं और मेरे सीनियर अपनी नई जिंदगी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर तुम अभी घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगोगे तो मैं शायद तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा देने के बारे में सोच सकती हूँ। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और मेरे चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। खा लो, जी भर के खा लो, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी इंसानों वाला खाना है। मैंने बिना कुछ सोचे सिर्फ 3 शब्द रिप्लाई किए, ज्यादा कपड़े पहनना, और फिर सीधा उसे ब्लॉक करके फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं सेकंड फ्लोर के लोहे के वॉकवे पर खड़ा था। नीचे दर्जनों मजदूर चींटियों की तरह उस विशाल लोहे के राक्षस के पेट में काम कर रहे थे। बॉस, तुम्हारी ये डिमांड कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? ये बोलने वाला इंसान ओल्ड ब्लैक था, जो शहर का सबसे जुगाड़ू कॉन्ट्रैक्टर था। इस वक्त अपने हाथ में पकड़े हुए उस घने ब्लूप्रिंट को देखकर ओल्ड ब्लैक का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे कब्ज हो गई हो। पूरे कमरे में 50 सेंटीमीटर मोटी एरोस्पेस ग्रेड एरोजेल इंसुलेशन लेयर लगानी है और उसके ऊपर 20 मिलीमीटर की 2 बुलेट प्रूफ स्टील प्लेट्स लगानी है। इस सेटअप से तुम किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से बचना चाहते हो या गॉडजिला से? और तुम चाहते हो कि सारे पुराने वेंटिलेशन सिस्टम्स को पूरी तरह सील कर दिया जाए और सिर्फ 2 नए एयर इनलेट्स छोड़े जाएं, वो भी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल फिल्टर सिस्टम के साथ। ओल्ड ब्लैक ने अपने माथे का पसीना पूछा और बोला, भाई, इसका खर्च कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। मैंने कहा, पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, 5 मिलियन एडवांस पेमेंट है। मुझे ये काम 3 दिन के अंदर पूरा चाहिए। सारा मटेरियल रेडी स्टॉक होना चाहिए। अगर स्टॉक नहीं है तो जाकर दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट से उखाड़ लाओ। मैं डिफरेंस अमाउंट का 3 गुना पैसा दूंगा। मैंने पलटकर ओल्ड ब्लैक की आंखों में देखा और कहा, मेरी सिर्फ एक शर्त है। मुझसे ये मत पूछना कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। कोई फोटो नहीं खींचना और सोशल मीडिया पर कुछ नहीं डालना। काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें मुंह बंद रखने के लिए 2 मिलियन और दूंगा।
ओल्ड ब्लैक के गले की नस जोर से हिली। 7 मिलियन, ये उसके 2 साल के प्रॉफिट के बराबर था। ठीक है बॉस, आज से तुम ही मेरे भगवान हो। जब तुम इतने दरिया दिल हो तो मैं ओल्ड ब्लैक भी यहाँ कसम खाता हूँ, अगर 3 दिन में काम पूरा नहीं हुआ तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हारे पैरों में फुटबॉल की तरह रख दूंगा। ओल्ड ब्लैक को पागलों की तरह काम में लगते हुए देखकर मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। मैं सिर्फ एक शेल्टर नहीं बना रहा था, बल्कि अपोकलिप्स की दुनिया से बिल्कुल अलग एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा था। मैं फैक्ट्री के कोने में गया जहां अभी अभी एक खास माल उतारा गया था। भारी लकड़ी के बक्से तोड़े गए जिसके अंदर से गहरे काले रंग की धातु चमक रही थी। ये कोई आम स्टील नहीं था, बल्कि खास जुगाड़ से मंगवाया गया हाई वोल्टेज पावर ग्रिड जनरेटर और मिलिट्री ग्रेड ब्लास्ट प्रूफ शीशा था। अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में सबसे खतरनाक चीज ज़ॉम्बी नहीं होते, बल्कि इंसानी फितरत होती है। जब भूख और ठंड इंसानों को जानवर बना देती है, तब वो लुटेरे किसी आम शटर वाले दरवाजे को कागज की तरह फाड़ देते हैं। मैंने सिस्टम से इन सारे मटेरियल्स को स्टोर करने को कहा और फिर ब्लूप्रिंट के हिसाब से स्पेस एडजस्ट करने का हुक्म दिया। जब मजदूर खाना खाने गए हुए थे, मैंने उन भारी ब्लास्ट प्रूफ शीशों को छुआ और कई टन भारी मटेरियल पलक झपकते ही गायब हो गया। फिर सिस्टम के प्रिसाइज कंट्रोल की मदद से वो शीशे फैक्ट्री की छत के खिड़कियों वाले हिस्से में बिना किसी दरार के एकदम परफेक्ट फिट हो गए। जैसे ही आखिरी कंस्ट्रक्शन गाड़ी वहां से निकली, वो विशाल लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। मैं अपने उस प्राइवेट स्टील बंकर के बीचों बीच खड़ा था। चारों तरफ पहाड़ों की तरह रखी सप्लाईज को देखकर मुझे लगा कि ये अभी भी काफी नहीं है। मैंने अपना फोन चेक किया, बैलेंस 5 लाख से भी कम बचा था। लीगल तरीके से चीजें खरीदने की मेरी लिमिट खत्म हो चुकी थी। अब बारी थी फ्री में माल लूटने की। रात के 2 बजे ईस्ट पोर्ट का बॉन्डेड लॉजिस्टिक्स सेंटर, ये शहर का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब था। यहां बंदरगाह पर हजारों कंटेनर्स खिलौनों की तरह एक के ऊपर एक रखे हुए थे, जिनके अंदर दुनिया भर से आया हुआ टॉप क्वालिटी का माल भरा था। सिर्फ एक रात में मैंने उस बॉन्डेड एरिया के लगभग आधे महंगे वेयर हाउसेस खाली कर दिए। तब जाकर मेरे दिमाग में एक हल्का सा दर्द हुआ। ये मेरी मानसिक ताकत के ओवर यूज का वार्निंग था। मजबूरी में मुझे अपना काम रोकना पड़ा, हालांकि मेरा मन अभी भरा नहीं था। जैसे ही मैं वहां से निकलने वाला था, अचानक इंजनों की तेज आवाज ने रात का सन्नाटा चीर दिया। कुछ काले रंग की मॉडिफाइड एसयूवीज तेजी से पोर्ट में घुसी और पास ही एक छुपे हुए वेयर हाउस के सामने रुक गईं। दरवाजे खुले और टैटू वाले दर्जनों गुंडे बाहर निकले। उनका लीडर एक गंजा आदमी था जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, जल्दी करो, सामान जल्दी लोड करो। लॉन्ग ब्रो ने कहा है ये माल आज रात ही निकल जाना चाहिए। ऊपर वाले आजकल हम पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। जो बक्से वो लोग उठा रहे थे, उन पर साफ साफ डेंजर का निशान बना हुआ था। मैंने अपनी आंखें छोटी की और सिस्टम का लॉन्ग डिस्टेंस स्कैन एक्टिवेट किया। स्कैन का रिजल्ट आया टीएनटी एक्सप्लोसिव्स, डेटोनेटर्स, इंडस्ट्रियल अमोनियम नाइट्रेट। ये तो हथियारों का जखीरा था। मेरी दिल की धड़कन रुक सी गई। ये तो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड गैंग ब्लैक शार्क गैंग का स्मगलिंग अड्डा था। उन विस्फोटकों को देखकर, जो न सिर्फ ज़ॉम्बी को चीथड़ों में उड़ा सकते थे, बल्कि किसी भी मजबूत किले को तोड़ सकते थे, मैंने अपने होठों पर जीभ फेरी। ये तो जैसे खुद चलकर आया हुआ कोई बड़ा तोहफा था। इन विस्फोटकों के साथ मेरे पास अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड आ गया था। अब जब मैं यहां आ ही गया हूं तो माफ करना भाइयों। मैंने चुपचाप सिस्टम स्पेस की ताकत का इस्तेमाल किया और वेयरहाउस के पीछे पहुंच गया। मैंने अपना हाथ उस पतली सी स्टील की दीवार पर रखा। ये दूरी सिस्टम के स्टोरेज रेंज के बिल्कुल अंदर थी। सिस्टम, वेयरहाउस के अंदर मौजूद सारे विस्फोटकों को लॉक करो और सब कुछ स्टोर कर लो। वेयरहाउस के अंदर सामान ढो रहे गुंडों की आंखों के सामने अंधेरा सछा दिया। अभी अभी उनके हाथों में जो भारी बक्से थे, वो अचानक गायब हो गए। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। वो दर्जनों भारी भरकम गुंडे अपने हाथ हवा में उठाए उसी पोज में खड़े थे और एक दूसरे को फटी आंखों से देख रहे थे। शिट, बक्से कहां गए? क्या यहां भूत है? लॉन्ग ब्रो, गड़बड़ हो गई, माल गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया। वो गंजा लीडर दौड़कर अंदर आया। उस खाली वेयरहाउस को देखकर उसके चेहरे पर पहले गुस्सा आया, फिर खौफ और फिर उसे अपनी आंखों पर शक होने लगा। कौन है? किसने किया ये? बाहर निकल कर आ। उसने अपनी बंदूक निकाली और हवा में पागलों की तरह लहराने लगा। और मैं इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर बहुत पहले ही पोर्ट की दीवार फांदकर रात के अंधेरे में गायब हो चुका था। काउंटडाउन 24 आवर्स। आखिरी दिन भी शहर में वही चहल पहल थी। किसी को नहीं पता था कि ये पुरानी दुनिया का आखिरी सूरज है। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का ब्लू अलर्ट जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कल टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री नीचे गिर जाएगा। किसी ने इसे सीरियसली नहीं लिया। सबको लगा कि बस थोड़े मोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे। मैं उस दिन बाहर नहीं निकला। मैं पश्चिमी इलाके के अपने उस बंकर में रहकर आखिरी चेकिंग कर रहा था। दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह सील कर दी गई थी और अंदर आने के लिए सिर्फ एक मेन गेट छोड़ा गया था। मैंने अपना फोन खोला और आखिरी बार अपना सोशल मीडिया देखा। जिंग क्विंग ने 1 घंटे पहले एक पोस्ट डाला था। हालांकि सर्दियां आ रही हैं, लेकिन मेरा दिल बहुत गर्म है। इस सरप्राइज के लिए थैंक यू सीनियर। हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है और कुछ लोग बस अपने सड़े हुए पैसों के साथ पड़े पड़े सड़ते रहेंगे। मुझे बड़ी जोरदार हंसी आ गई। मैंने उस पोस्ट को लाइक किया और नीचे कमेंट में लिखा, इस आखिरी सुकून को अच्छे से एंजॉय कर लो, जल्द ही मौसम बहुत गर्म होने वाला है। उसी वक्त खिड़की के बाहर गिर रही हल्की हल्की बारिश अचानक रुक गई और फिर एक टेबल टेनिस की गेंद के बराबर बड़ा ओला मेरे बुलेट प्रूफ शीशे पर जोर से टकराया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। ओले गोलियों की तरह बरसने लगे और उनके साथ तेज तूफानी हवाएं चीखने लगी। टेम्परेचर एकदम से जमीन पर आ गिरा। मेरे फोन की स्क्रीन पर एक इमरजेंसी न्यूज फ्लैश हुई। एक बेहद खतरनाक पोलर वोटेक्स की वजह से पूरी दुनिया का टेम्परेचर अगले 3 घंटों में 50 डिग्री नीचे गिर जाएगा। सभी नागरिकों से अपील है कि वो तुरंत अपने घर लौट जाएं। तुरंत अपने घर लौट जाएं। ये कोई ड्रिल नहीं है। अपोकलिप्स शुरू हुए अभी बस 10 मिनट ही हुए थे और बाहर की दुनिया का रंग पूरी तरह बदल चुका था। पलक झपकते ही सड़कों पर काली बर्फ की एक मोटी परत जम गई। दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराईं और उनमें आग लग गई। लेकिन इससे पहले कि आग फैल पाती, उस भयानक ठंड ने उसे वहीं दबा दिया और वो आग एक अजीब सी जमी हुई हालत में बदल गई। गाड़ियों में फंसे लोग दहशत में दरवाजे खोलकर भागना चाहते थे, लेकिन दरवाजे बर्फ से जाम हो चुके थे। कुछ लोग खिड़कियां तोड़कर बाहर निकले, लेकिन बाहर की हवा को छूते ही ऐसा लगा जैसे उनके शरीर की सारी गर्मी निचोड़ ली गई हो। उनकी हरकतें तुरंत सुन्न पड़ गईं। उनके चेहरों पर दहशत का वो भाव जम गया और वो जिंदा बर्फ के पुतलों में बदल गए। अंदर
अंदर के थर्मामीटर से पता चल रहा था कि बाहर का टेम्परेचर -30 डिग्री से भी नीचे जा चुका है और अभी भी हर मिनट 1 डिग्री की रफ्तार से गिर रहा है, जबकि मेरे सेफ हाउस के अंदर का टेम्परेचर 24 डिग्री पर सेट था। मैंने अपना जैकेट उतारा और सिर्फ एक पतली सी टी-शर्ट पहनकर बैठ गया। मैंने एकदम सही पके हुए वैग्यू बीफ का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला। आहा, सुकून। उसी समय शहर के बीचों बीच एक महंगे अपार्टमेंट में बहुत ठंड है।